हेलो 12th क्लास। आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इतिहास के दूसरे लेसन के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुने, समझें, पढ़ें और लिखें। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के धर्म के कोई दो सिद्धांत बताइए। अशोक ने अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कार्य किए उसे उसके धर्म के सिद्धांत बोला गया। पहला, सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या होता है? सहनशीलता होता है इसका मतलब। जब कोई व्यक्ति अपने बोलने पर कंट्रोल करे, गुस्सा ना करे और अपनी निंदा को सुने, अपनी बुराई को सुनने की शक्ति रखे, उसे सहिष्णुता कहा गया। यह अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। इसका आधार ही वाणी पर नियंत्रण है। मनुष्य को अवसर के महत्व को देखकर बात करनी चाहिए। अपने स्वयं के धर्म की भी अत्यधिक प्रशंसा तथा दूसरों के प्रति मौन रहने से भी तनाव बढ़ता है। मनुष्य को दूसरे आदमी के संप्रदाय का आदर भी करना चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी बात करें, जब भी बोले, तो दूसरे व्यक्ति के मन को ठेस मत पहुंचाएं। हमेशा अपने बारे में ही बोलना कई बार गलत साबित हो जाता है। ये अशोक के धर्म का पहला सिद्धांत था। दूसरा, अहिंसा। किसी भी जीवित प्राणी को बिना कारण के मारना हिंसा होता है और उसे बचाना या ना मारना अहिंसा होता है। अशोक के धर्म का दूसरा मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। इसके दो पहलू थे। पहला, पशु पक्षियों के वध पर रोक लगाई गई और दूसरा, हिंसात्मक युद्धों को त्याग कर धर्म विजय अपनाना। कि किसी के साथ भी युद्ध ना करके बोलचाल के माध्यम से या संधि के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करना। इस प्रकार अशोक ने अपने धर्म को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों में शिल्पकारों एवं व्यापारियों की श्रेणियों के बारे में आप क्या जानते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना की घाटी में नगरों का उदय एवं विकास होने लगा। इसमें अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। महाजनपद क्या होता था? वे बड़े राज्य या बड़े रास्ते जो बड़े शहर को राजधानी से जोड़ते थे। इन नगरों में राजा, सेना, राज्य अधिकारियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में शिल्पकार और व्यापारी भी रहते थे। शिल्पकार जो मूर्तियां बनाते हैं या मिट्टी से किसी भी प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, वे शिल्पकार होते हैं। इन शिल्पकारों एवं व्यापारियों को श्रेणियों या संघों का भी उल्लेख मिलता है।
शिल्पकारों के समूह को श्रेणी बोला जाता था या संघ बोला जाता था। प्रत्येक श्रेणी का एक अध्यक्ष होता था। इन श्रेणियों में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कारीगर होते थे, जैसे धातुकार, बढ़ई, राजगीर, जुलाहा, कुम्हार, बुनकर आदि। श्रेणियां जो है वो कच्चा माल खरीदती थी और तैयार माल बाजार में बेचती थी, और तैयार माल को बेचने के नियमों का निर्धारण भी करती थी। अगर आपसी विवाद हो जाए तो उनको सुलझाती भी थी। कई बार ये सिक्के भी जारी करती थी और धार्मिक संस्थाओं को दान भी देती थी। सांची स्तूप पर उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि इसके कलात्मक दरवाजों में से एक दरवाजा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पियों के संघ ने बनवाया था। पाटलिपुत्र के उत्कर्ष व पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्कर्ष का मीनिंग होता है विकास होना और पतन का मीनिंग होता है नष्ट होना। तो किस प्रकार पाटलिपुत्र विकसित हुआ और किस प्रकार नष्ट हुआ वो इस क्वेश्चन में मिलेगा। यह अत्यंत उत्सुकता का विषय है कि पाटलिपुत्र का उत्कर्ष और पतन कैसे हुआ। पहले एक छोटा सा गांव था जो पाटली के नाम से जाना जाता था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने यहाँ पर राजधानी बदली और इसका नाम पाटलिपुत्र कर दिया। 4वीं सदी ईसा पूर्व में यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। यह एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था। बाद में इसका वैभव खोने लगा। 7वीं सदी ईसा पूर्व में चीनी यात्री यून सॉन्ग ने इस दल का दौरा किया और यहाँ पर नगर के भग्ना विशेष को देखा। उसने लिखा कि बहुत कम लोग यहाँ रह रहे थे और आज पाटलिपुत्र का नाम पटना है, जो जिसे हम जानते हैं बिहार की राजधानी के रूप में। मैक्स स्मिथ और उसकी पुस्तक इंडिका के बारे में आप क्या जानते हैं? मैक्स स्मिथ फारस और बेबीलोन के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा गया था। राजदूत कौन होता है? जो अपने राज्य की सभी सूचनाओं को दूसरे राज्यों तक पहुंचाए और दूसरे राज्यों की सारी हलचल को अपने राज्यों के शासकों तक पहुंचाए। वह पाटलिपुत्र में 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। उसने भारत के संबंध में इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जो मौर्यकालीन भारत के राज्य का वृतांत सुनाती है या बताती है। उस समय के प्राकृतिक स्थिति, मिट्टी, जलवायु, सामाजिक धार्मिक अवस्था का उसने वर्णन किया। एम.एल. बाशम का कथन यह है कि चाहे मैक्स स्मिथ का लेख उतना पूर्ण और यथार्थ नहीं जितना कि हम चाहते हैं, फिर भी इसका महत्व है, क्योंकि यह एक विदेशी यात्री का भारत के बारे में प्रामाणिक और संबद्ध वृत्तांत है। परंतु दुर्भाग्यवश उसकी असली पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यह केवल हमें दूसरे लेखकों की पुस्तकों से ही प्राप्त हुई है। 20वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भूमि अनुदान क्यों किया जाता है? कि राजा लोग जमीन दान क्यों करते थे और उसके बारे में रिकॉर्ड क्यों रखते थे? तो भारत में पहली सदी से ही शासकों द्वारा भूमि अनुदान के प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो जाते हैं।
ये अनुदान धार्मिक संस्था, ब्राह्मणों, भिक्षुकों आदियों को दिए जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि भूमि अनुदान के निम्नलिखित कारण थे। कुछ का मानना है कि अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने के लिए, कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए, शासक द्वारा स्थानीय प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए, और एक अन्य विचार यह भी है कि शासक अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ और अधिक गुणों वाला दिखाना चाहते थे। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।